सो हे गाइस, ये कहानी होने वाली है हमारे मेन हीरो शाओ युन की, जो कि बहुत ही जल्द अब बनने वाला है सन ऑफ गॉड, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे जीव शाओ कॉन्टिनेंट के ऊपर बन जाएगा टॉप लेवल का कल्टीवेटर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमें कॉन्टिनेंट के बारे में बताते हुए, जहाँ पर गॉड आयरन को माना जाता है सबसे रिस्पेक्टेड गॉड। जब से केओस एम्परर यहाँ से गए हैं हेवन में, तब से वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं इस केओस होली लैंड को पूरे 9 हेवंस में नंबर 1 बनाने के लिए, ताकि एक ऐसी ताकत का उदय हो जो कि पूरी दुनिया को ही हिला के रख दे। इसके तुरंत ही बाद अब हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है शाओ युन, जो कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर होने के बाद भी फाइट कर रहा होता है गॉड लेवल के बंदे के साथ में, जिसका नाम होता है जी यूलोंग। जी यूलोंग शाओ युन से ये कहने लगता है कि हाँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट काफी हाई लेवल का है और तुम बहुत ही ज्यादा काबिल भी हो, लेकिन तुम्हारी ये जो ह्यूमन बॉडी है वो कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। तो शाओ युन कहता है कि जरा एक बार मेरी लाइटनिंग बॉडी को भी देख लो, लेकिन शाओ युन ने जैसे यहाँ पर जी यूलोंग के ऊपर अपना अटैक किया था, तो फिर वो भी यहाँ पर यूज करने लग जाता है अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस को, क्योंकि जी यूलोंग के पास में भी होती है उसकी लाइटनिंग बॉडी, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में शाओ युन के चारों तरफ ही घूमे जा रहा था। लेकिन शाओ युन उसकी स्पीड को ट्रैक करता है और उससे केवल अपने एक ही पंच के साथ में जड़ करते हुए काफी पीछे तक धकेल के रख दिया था, जो चीज जी यूलोंग के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग थी। शाओ युन कहने लगता है कि तुम मेरे ऊपर जो अपना गुस्सा दिखा रहे थे उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही था। जी यूलोंग कहने लगता है कि एक ह्यूमन होने के बाद भी तुम मेरे सामने आकर इतनी ऊंची बात कैसे कर सकते हो। शाओ युन कहता है कि शायद अभी तक तुम मुझे ठीक तरीके से पहचान नहीं पाए हो। इसके तुरंत ही बाद शाओ युन ने यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया होता है अपने डिवाइन स्टॉर्म को, जिससे कि शाओ युन का सिस्टम उसको तुरंत ही एक्टिवेट भी कर देता है। और इसके तुरंत ही बाद अब इन दोनों के ही बीच में एक काफी खतरनाक फाइट भी स्टार्ट हो गई थी। जी यूलोंग कहने लगता है कि मेरे पास में है मेरी डिवाइन बॉडी, इसी वजह से तुम चाहकर भी मुझसे फाइट में जीत नहीं पाओगे। शाओ युन की जो गॉड स्टॉर्म की एबिलिटी होती है, इसकी वजह से उसकी भी स्पीड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। उन दोनों की यहाँ पर फाइट होती है और फाइनली जीत ही जाता है शाओ युन, जैसे कि उसका सिस्टम उसको ये बताता है कि फाइनली तुम कंप्लीट कर चुके हो अपने फर्स्ट टास्क को, जिसको कंप्लीट करने के बाद अब वो आ चुका होता है केओस एम्पायर के अंदर। साथ ही साथ ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने की वजह से उसका पावर लेवल भी थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया था। शाओ युन भी कहने लगता है कि फाइनली मैं एंटर कर ही चुका हूँ केओस एम्पायर के अंदर, जहाँ पर अब तभी वो अपने सामने आता हुआ देख पाता है कुछ मास्टर्स को, जिनमें जो सबसे मेन एल्डर होते हैं वो ये बताने लगते हैं कि यहाँ पर अब तुम सभी लोगों के लिए मैं पेश करने वाला हूँ एंट्रेंस एग्जाम को, जो कि वैसे तुम लोगों के हिसाब से ज्यादा कठिन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अब इन लोगों को अपनी पावर्स की हेल्प से एक बैल को रिंग करना होगा, जो कि कोई मामूली बैल नहीं होती, बल्कि देखने में ही लग रही थी एक हेवन लेवल की बैल, जो कि सीधी ही जाके एक ग्रैंड लेवल की एंट्री मारती है उस एकेडमी के अंदर। जिससे निकलने वाली ही फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की थी, जिसको देखकर तुरंत एक बंदा वहां पर पहुंच जाता है और वो ये कहने लगता है कि मैं इसको रिंग कर पाऊंगा। इसको हिट करने के लिए वो यूज करने वाला होता है अपनी पूरी ताकत को, जो नजारा देखकर एल्डर्स काफी खुश हो जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि शायद हमें वो मिल चुका है जिसकी हम लोगों को तलाश थी। लेकिन पूरी ताकत के साथ में हमला करने के बाद भी उस बैल के कान पर जूं तक नहीं रेंगते। वो बार बार और लगातार अपने कई सारे हमले करता है उस बैल के ऊपर। अपने काम में कामयाब ना होने की वजह से वो कहने लगता है कि मास्टर ज़ैंग, मुझे तो लगता है कि आपकी ये बैल ही खराब है, जिसकी वजह से एल्डर ज़ैंग तुरंत ही उसको उठा के यहाँ से नीचे फेंक देते हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर एक के बाद एक डिसाइपल्स आते जाते हैं और वो ट्राई करते जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इसीलिए एल्डर सभी के सभी कैंडिडेट्स को यहाँ से नीचे भेजते जा रहे थे। जिसके बाद अब यहाँ पर एंट्री हो जाती है शाओ युन की, जो कि यहाँ पर जैसे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है तो सभी लोग एकदम से ही चौंक जाते हैं, क्योंकि शाओ युन अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर चारों तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसके उस बैल को रिंग करने से पहले ही एल्डर्स ये कहने लगते हैं कि शायद ये भी बाकियों के जैसे ही होगा। दूसरे एल्डर भी ये कहने लगते हैं कि हाँ, हम लोग सैकड़ों डिसाइपल्स को देख चुके हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर शाओ युन ने अपनी पावर्स की हेल्प से उस बैल के ऊपर हिट किया था, उससे निकलने वाली शॉक वेव्स पूरे के पूरे एम्पायर को तक हिला के रख देती हैं। जो नजारा देखकर इन एल्डर्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, क्योंकि हजारों डिसाइपल्स को देखने के बाद अब ये पहला डिसाइपल उनको ऐसा मिला था जो कि इतनी ज्यादा ग्रैंड लेवल की पावर्स को रखता हो। शाओ युन खुद की पावर्स को देखकर शॉक रह जाता है कि क्या सच में उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी है। लेकिन तभी वो अपने सामने देख पाता है दो स्पिरिचुअल गॉड्स को, जिनमें से एक का नाम होता है लेजू और दूसरे का नाम होता है एंसेस्टर बूटियन, जिनको देख के शाओ युन ये सोचने लगता है कि कहीं उसने गलती से इन दोनों ही गॉड्स को गुस्सा तो नहीं दिला दिया। जिस मोमेंट पर तभी वो एल्डर सामने आते हैं और ये कहने लगते हैं कि तुम्हारा स्वागत है हमारी एकेडमी में, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारा जैसा टैलेंटेड बंदा हमारे साथ में ज्वाइन होने के लिए आया है। तो शाओ युन उनसे पूछता है कि क्या मैं आपकी तारीफ जान सकता हूँ, जिससे कि वो ये बताने लगते हैं कि मुझे असल में कहा जाता है होली लॉर्ड। जो नाम सुनते ही शाओ युन उनके सामने अपना सर झुकाने लगा था, लेकिन वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ऑफिशियली बन चुके हो
सन ऑफ गॉड, पूरे के पूरे केओस होली एम्पायर के। जो बात सुनकर शाओ युन खुद भी शॉक हो चुका था कि आखिर ये कब हुआ। होली लॉर्ड ये बताते हैं कि अब तुम्हें भी मेरे जितना ही सम्मान दिया जाएगा। जिसके बाद अब होली लॉर्ड उन सभी के सभी डिसाइबल्स को यहाँ से भगा देते हैं जो कि उनके किसी भी काम के नहीं थे। इसके बाद अब वो कहने लगते हैं कि सुनो मेरी बात को सन ऑफ गॉड, यहाँ पर बहुत से ऐसे एंसेस्टर्स होंगे अब जो कि तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आएंगे अपना डिसाइबल बनाने के लिए। जहाँ पर तभी ले युन जो कि होते हैं थंडर एंसेस्टर, वो ये कहने लगते हैं कि मेरे अंदर ताकत है प्रलय को लाने की। लेकिन तभी दूसरे एंसेस्टर बूटियन ये कहने लगते हैं कि जरा मेरे एंसेस्टर बॉडी को तो देखो, मेरे पास में है इमोर्टैलिटी जो कि तुम्हें भी मिल सकती है। इसके साथ साथ इस जगह पे और भी काफी सारे एंसेस्टर्स आ गए थे जिनमें से शाओ युन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसको चूज कर ले। लेकिन फिर तभी यहाँ पर एक और मास्टर की एंट्री होती है जो कि ये कहने लगे थे जितने भी एंसेस्टर्स यहाँ पर आए हैं वो सभी के सभी अपने कदमों को पीछे हटा लो, जो कि कोई और नहीं बल्कि होते हैं एक्चुअली में एम्परर टियान। जिसको देखकर एंसेस्टर बूटियन उसे ये कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो एम्परर टियान उससे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे इरादों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम किस तरीके से अपने आप को एक सेलेस्टियल गॉड में बदलना चाहते हो। जहाँ पर अब वो लेकर आ चुके होते हैं अपनी भी सुपर नेचुरल बॉडी को। जो चीज देखकर लेजू हंसते हुए ये कहने लगा था एम्परर तुम हमारे सामने ऐसा कर रहे हो ये तुम्हें शोभा नहीं देता, और तुम बात कर रहे हो कल्टीवेशन को परफेक्शन की लेवल तक ले जाने की। जो सारी के सारी बातें शाओ युन के ऊपर से जा रही थी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एम्परर टियान कहने लगते हैं कि देखो इस बच्चे की किस्मत जुड़ी हुई है मेरे साथ में, इसीलिए होली लॉर्ड तुम इसको मेरे हवाले कर दो। तो होली लॉर्ड उससे कहने लगते हैं कि एम्परर टियान तुम अपने कदमों को पीछे हटा लो। जिसकी वजह से एम्परर टियान तो जाने लगते हैं, लेकिन फिर तभी शाओ युन सभी के सामने ये कहने लगता है कि अब मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं कल्टीवेट करूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट केओस सूत्र को। जो बात सुनते ही एंसेस्टर लेजू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। होली लॉर्ड भी कहते हैं कि तुम्हें कोई भी डिसीजन ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। एंसेस्टर बूटियन ये कहने लगता है कि तुमने अपने लिए जिस चीज को डिसाइड किया है उसकी वजह से समय के पूरे 900 ईयर्स बर्बाद हो जाएंगे। जिसकी बात पर हंसते हुए एम्परर टियान ये कहने लगते हैं कि वैसे तो मैं कल्टीवेशन में उतना अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं उतना कमजोर भी नहीं हूँ। उसके बात को सुनते हुए वो दोनों ही स्पिरिचुअल एल्डर्स हंसते हुए ये कहने लगे थे देखो सारी चीजों को छोड़ के सेंट तो कोई भी बन सकता है। जिनकी बातों को सुनते हुए तभी शाओ युन ये कहने लगा था कि मैं तुम लोगों को वो करके दिखाऊंगा जो कि कोई आज तक करके नहीं दिखा पाया। जहाँ पर तभी उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिससे कि उसको ये पता लगता है सन ऑफ गॉड को भी हाल ही में ये मिशन मिला है कि अगर वो अपने सन ऑफ गॉड के पहचान को छोड़ने के लिए तैयार है तो उसको रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाएंगे 10 अपॉर्चुनिटीज। एंसेस्टर बूटियन तभी कहने लगता है कि सन ऑफ गॉड अगर तुम वाकई में नहीं बनना चाहते हो एक होली गॉड तुम्हें पूरे के पूरे केओस होली एम्पायर में हंसी का पात्र माना जाएगा। जिस बात पर शाओ युन ये कहने लगता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है मैं अपने सन ऑफ गॉड की आइडेंटिटी को ही गिव अप करने के लिए भी तैयार हूँ। जो बात सुनकर यहाँ पर सभी के सभी लोग एकदम से ही शॉक हो गए थे। होली लॉर्ड भी उसे ये कहते हैं कि तुम्हें भावनाओं में बह के ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शाओ युन कहता है कि देखो मैं बनना चाहता हूँ एक केओस एम्परर, तो इसी रास्ते पर चलते हुए मैं दोबारा से बन जाऊंगा सन ऑफ गॉड। ये हेवनली गॉड्स यहाँ से जाते हुए ये कह रहे थे कि अभी तो तुमने ये डिसीजन ले लिया लेकिन बहुत ही जल्द तुम्हें इसका पछतावा भी होगा, बहुत ही जल्द तुम्हें इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। जिसके बाद अब शाओ युन तुरंत ही पहुंच जाता है एम्परर टियान के पास में और ये कहने लगता है कि मास्टर मैं आपका डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। एम्परर कहते हैं कि ठीक है आज से 100 सालों तक हम दोनों साथ में ही रहेंगे। जो बात सुनकर शाओ युन काफी खुश होता है और वो ये कहने लगता है क्या मैं आपके साथ में केवल 100 सालों के लिए ही रहने वाला हूँ। तो वह मास्टर ये बताते हैं कि देखो हर एक मास्टर के पास में होते हैं जीने के लिए 1000 साल, जिसमें से 901 सालों को मैं ऑलरेडी जी चुका हूँ। शाओ युन ने सोचने लगता है कि कहीं सच में उसको आने वाले समय में पछताना ना पड़े। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शाओ युन को जो कि केओस के सूत्र को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसको खुद एम्परर टियान को पार करने में पूरे 7 दिन लग गए थे। लेकिन शाओ युन के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो तुरंत ही यहाँ पर क्रॉस कर जाता है अपने फर्स्ट लेवल को। यहाँ तक कि वो सेकंड लेवल के लोटस को भी क्रिएट कर चुका था, जिसके साथ साथ उसके 3, 4, 5, 6, 7 सभी के सभी फ्लोर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपने उसी कल्टीवेशन को ही आगे बढ़ाते हुए एनर्जी ट्रेनिंग में एंटर कर जाता है। जिसके बारे में एक मास्टर ये कहने लगते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ करने में पूरे 20 साल लग गए थे, लेकिन शाओ युन की जो एबिलिटी होती है पावर्स को बढ़ाने के मामले में वो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। नजारा होली लॉर्ड भी देख रहे थे और वो ये कहने लगते हैं कि ये लड़का तो इतने जल्दी अब क्रॉस करने वाला है अपनी एनर्जी ट्रेनिंग को। ऐसे लड़के को पाने के लिए इस दुनिया का कोई भी मास्टर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये खुद ब खुद ही बहुत ही तेजी के साथ में अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रो कर रहा है। लेकिन ऐसा होने की वजह से ये दुनिया भी खतरे में आ सकती है। तभी हम देख पाते हैं एम्परर टियान को जो कि ये कहने लगते हैं कि मुझे तो कुछ भी करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने तो अपने आप से ही अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रो कर लिया, जिसकी वजह से अब उन्हें ज्यादा चिंता तो करनी ही नहीं पड़ेगी। उनके बगल में जो मास्टर खड़े हुए होते हैं वो ये कहने लगे थे ये जो हमारे पास में मैजिक मेडिसिन का फर्नेस है अब तो ये तुम्हारे किसी भी काम का नहीं रहा। जिस मोमेंट पर अब हम लोग देख पाते हैं एक फीमेल कैरेक्टर को जिसका हमें
हमें असल में नाम बताया जाता है लिन शाओया, जो किसी फर्नेस के अंदर ही बैठी हुई थी। मास्टर ये कहने लगते हैं कि देखो अभी तुम्हारा ब्रदर काफी तेजी के साथ में प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ तक किसने कल्टीवेशन करने के लिए अभी तक किसी भी मेडिसिन का भी यूज नहीं किया। इस मोमेंट पर तभी हम लोग यहाँ पर शाओयन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावर्स को निकलता हुआ देख पाते हैं, जो कि पूरी आसमान में एक अलग ही लेवल को दर्शा रहे थे, जिसको देखकर एम्परर टियान ये कहने लगते हैं कि ये लड़का तो पहुंच चुका है एक्सट्रीम बॉडी रिफाइनिंग रियल में, और 9th लेवल को क्रॉस करना वो भी एक ही बार में, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। लिन शाओया भी कहने लगती है कि वाकई में सीनियर ब्रदर ने तो कमाल ही कर दिया। तभी एम्परर टियान ये कहने लगते हैं कि बच्चे 9th लेवल में पहुंच पाना ये बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन बच्चे तुम्हें अचानक से ही अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए। इस बात पर वो सेकंड मास्टर कहने लगते हैं कि हाँ, ऐसा करने की वजह से तुम्हारे मास्टर की बेइज्जती हो जाएगी। तभी फिर मास्टर शाओयन के पास में जाते हैं और उससे ये कहने लगते हैं देखो तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को तो काफी ज्यादा बढ़ा चुके हो, अब उसी तरीके से तुम्हें अपने फिजिकल पोटेंशियल पर भी ध्यान देना चाहिए। इसकी वजह से तुम एक नॉर्मल ह्यूमन की लिमिट्स को भी क्रॉस कर जाओगे, तुम्हारी ताकत इस पूरे के पूरे केओस एम्पायर को भी पार कर जाएगी। शाओयन ये पूछने लगता है कि मास्टर क्या कोई इंसान अपनी पावर्स को केओस एम्पायर के बाहर तक भी ले जा सकता है? एम्परर टियान उसके बताते हैं कि मेरे मास्टर अपनी कॉम्बैट पावर को ले जा चुके थे 1 मिलियन तक, और साथ ही साथ वो पार कर चुके थे 9 फॉरबिडन रियल्म्स को। जो बात सुनते ही शाओयन भी कहने लगता है कि मास्टर मैं भी किसी भी हाल में 9 फॉरबिडन रियल्म्स को पार करके रहूंगा। एम्परर टियान कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले बढ़ानी होगी अपनी कॉम्बैट परफॉर्मेंस को। जो चीजें मास्टर टियान तो नहीं सिखा सकते उसके लिए उन्हें किसी और की हेल्प लेनी होगी। जो बात सुनकर शाओयन भी शॉक हो जाता है कि क्या वाकई में उसके मास्टर के पास में कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। वो बताते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना होगा स्टार टावर के अंदर। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक स्टार टावर को, जो कि असल में किसी की भी कॉम्बैट पावर को चेक कर सकता है। एक लड़का अपनी कॉम्बैट पावर को चेक करता है जिसकी होती है 50,000। जिस मोमेंट पर वहाँ पर लिन शाओया पहुंच जाती है और वो भी चेक करती है अपनी कॉम्बैट पावर को, क्योंकि उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो वाकई में काफी ज्यादा लाजवाब थी। वो यहाँ पर मौजूद डिसाइपल से ये कहने लगती है कि तुम लोग तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका हमें नाम बताया जाता है चू जिंगजिया। और इस बंदे ने जब यहाँ पर अपनी कॉम्बैट पावर को चेक किया था तो ये तो वाकई में एक काफी बड़े लेवल को अचीव कर लेता है। वो यहाँ पर मौजूद लोगों को ये दिखा रहा था कि वो कितना ज्यादा काबिल है। इस बात पर तभी लिन शाओया ये कहने लगी थी कि मेरे सीनियर ब्रदर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। इसके बारे में काफी सारे लोगों को पता होता है कि इसका सीनियर ब्रदर है शाओयन, जो कि सन ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन काफी सारे लोगों को ये भी पता होता है कि शाओयन ने सन ऑफ गॉड की पदवी को छोड़ दिया, इसलिए ये भी कहा जाता है कि अब वो कभी भी गॉड के थ्रोन पर नहीं बैठ पाएगा। जो बात सुनते ही लिन शाओया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ये कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीनियर ब्रदर के बारे में ऐसी बात करने की। तो फिर तभी प्रिंस चू सामने आता है और ये कहने लगता है अच्छा अगर तुम्हारा सीनियर ब्रदर सन ऑफ गॉड था फिर आकर उसने गिव अप क्यों कर दिया? मुझे तो ऐसा लगता है कि सन ऑफ गॉड बनने के लिए उसने जरूर से चीटिंग की होगी। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर आ जाता है शाओयन, जिसको देखकर प्रिंस चू ये कहने लगता है कि शाओयन क्या तुम भी यहाँ पर अपनी पावर्स को आजमाना चाहते हो? शाओयन खुद भी ये सोच रहा था कि उसको एक मौका चाहिए ताकि उसने अपनी पावर्स को जितना भी गेन किया है वो सबके सामने साबित भी कर सके, जिसके लिए सिस्टम उसको ये बताता है कि तुम्हारे पास में अभी एक बहुत ही अच्छा मौका भी है जिसके बदले में तुम्हें काफी सारे नए रिवॉर्ड्स भी दिए जा सकते हैं। शाओयन खुश होते हुए ये कहने लगता है इस तरीके से इन फ्यूचर उसको कभी भी पावर्स की कमी नहीं होने वाली। जहाँ पर तभी लिन शाओया शाओयन से ये कहने लगी थी कि जाइए और इन सभी के सभी लोगों को दिखा दीजिए अपनी असली पावर। शू भी कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। जिसके तुरंत ही बाद अब शाओयन उसी स्टोन के सामने पहुंच जाता है और तुरंत ही प्रिपेयर करने लगता है अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को, जिसको उसने उस स्टोन के ऊपर जैसे ही हिट किया था तो वह नाटक करने लगता है जैसे कि उसको चोट लग गई हो। उसने यहाँ पर मौजूद लोगों को जो बेवकूफ बनाया था तो उसकी वजह से उसको 3 गुना ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। वो खुद भी ये सोच रहा था कि वाकई में उसने एक तीर से 2 निशाने लगा लिए। प्रिंस चू से ये कहता है कि ऐसा करने की वजह से तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। लेकिन शाओयन ने जो यहाँ पर अटैक किया था अब उसकी वजह से उसकी जो कॉम्बैट पावर दिखाई जाती है वो पहुंच चुकी होती है पर्पल गोल्डन लाइट तक, यानी कि वो क्रॉस कर चुका है अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को। जो नजारा देखकर ही यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग एकदम ही शॉक रह गए थे। प्रिंस चू को तो यकीन में नहीं हो रहा था कि इस बंदे ने ट्रेनिंग करना केवल 1 दिन पहले से ही स्टार्ट किया था और आखिर इसके पास में इतनी ज्यादा कॉम्बैट पावर कैसे हो सकती है। अभी सिस्टम की तरफ से उसको एक और नया टास्क भी दिया जाता है, इसको अगर उसने पूरा कर लिया तो उसको और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। शाओयन सोचने लगता है कि इसके लिए अब उसको अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। जहाँ पर तभी इसके पास में लिन शाओया आती है और ये कहने लगती है कि मुझे तो पता ही था मेरे सीनियर ब्रदर बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। जब प्रिंस चू यहाँ पर शाओयन के पावर लेवल को देखने लगा था तो उसको अपनी औकात भी पता चल चुकी थी कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ लिन शाओया अब यहाँ पर प्रिंस चू से ये कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी मेरे भाई को चीटर बोलने की। यहाँ पर मौजूद लोग ये कहने
लगते हैं कि अभी इस बंदे को ट्रेनिंग किए हुए केवल एक ही दिन हुआ है और फिजिकल ट्रेनिंग के इस लेवल पे पहुंच पाना ये तो नामुमकिन है क्योंकि शाओयन की कॉम्बैट पावर पहुंच चुकी होती है 100,000 पर। लिन शाओ ये बताने लगती है कि मेरा बिग ब्रदर पहुंच चुका है एक ही दिन के अंदर बॉडी रिफाइनिंग रियल में। तुम लोगों को नहीं लगता कि ऐसे जीनियस के सामने तुम लोगों को झुक के रहना चाहिए। लेकिन तभी एक बंदा आता है जो कि लिन शाओया को धक्का मारते हुए उसको रास्ते से हटा देता है, जिसकी वजह से शाओयन उससे गुस्से के साथ में कहता है कि आखिर मैं तुम्हारा ये करने का मतलब क्या समझूं। प्रिंस चू ये कहता है कि तुम्हारी जूनियर सिस्टर कुछ ज्यादा ही बकवास करती है, उसे हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। शाओयन उससे कहता है कि देखो चाहे डिसिप्लिन हो या चाहे और कुछ भी हो, मैं उसको सिखा दूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है और अगली बार से अपने हाथों को जरा संभाल के रखना। जब शाओयन यहाँ से जाने लगता है तो प्रिंस चू उसको रोकता है और ये कहता है कि वैसे मेरे पास में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी सलाह है। देखो तुम ऑलरेडी सन ऑफ गॉड की पदवी को गवा चुके हो, ये छोटी मोटी ट्रिक्स को यूज करते हुए तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर पाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। चिंता मत करो, हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे स्टार पवेलियन के अंदर। मैं वहाँ पर देखता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास में और कौन सी ट्रिक्स होंगी मुझे दिखाने के लिए। जहाँ से वो हंसते हुए चला जाता है उसका मजाक उड़ाते हुए, ये भी कहते जाता है कि अच्छा होगा अगर तुम दोनों ही अपना ध्यान रखो। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में लिन शाओया और शाओयन दोनों को ही जाते हुए दिखाया जाता है स्टार पवेलियन के अंदर। और ये स्टार पवेलियन अंदर से देखने में बहुत ही ज्यादा मजेस्टिक भी फील होता है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग किसी और ही दुनिया में आ गए। यहाँ पर आकर लिन शाओया कहने लगती है कि ब्रदर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो अभी तक उस लेवल पर आई भी नहीं हूँ जिससे कि मुझे यहाँ पर कोई काम हो। जिस बात पर एक बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि शायद तुम यहाँ पर पहली बार आई हो, क्योंकि इस स्टार पवेलियन को डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है सुप्रीम एल्डर्स के द्वारा। लेकिन हमें क्या चूज करना है इसका डिसीजन हमें खुद ही लेना होता है। जैसे यहाँ पर लिन शाओया से ज्यादा बातें करने लगता है तो शाओयन तुरंत ही उससे कहता है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसकी बेइज्जती होने की वजह से वो बंदा तुरंत ही चला जाता है। लिन शाओया कहती है कि ब्रदर वैसे तुम्हें उसके बारे में पता कैसे था। तो शाओयन कहता है कि मैं किसी की भी शक्ल को देख के बता सकता हूँ। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर आवाज आने लग जाती है एल्डर्स की, जो कि ये कह रहे थे कि यहाँ के रिजल्ट्स को बहुत ही जल्द अनाउंस किया जाएगा। यहाँ से कुछ स्टार्स नीचे आएंगे तो सभी लोगों को अपने अपने लिए चूज करना होगा और जो भी बुद्धिमत्ता से काम लेगा बेशक उसको विजय प्राप्त होगी। और यहाँ पर ये जो एल्डर्स होते हैं वो पावर्स को परखना चाहते थे शाओयन की, क्योंकि शाओयन के जो अचीवमेंट्स हैं वो अभी तक किसी के अंदर भी नहीं देखेंगे। जैसे कि एल्डर टियान हंसते हुए ये कहने लगते हैं कि स्टार पवेलियन का एल्डर होने की वजह से बेशक मैं तो यही चाहूंगा कि मेरा शाओयन ही जीते। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर एक और मास्टर की एंट्री होती है, जिसका असल में हमें नाम बताया जाता है एल्डर टियानी, जो कि पावर्स के मामले में पहुंच चुके होते हैं हेवन रियल्म के हाफ स्टेप में। इनकी प्रैक्टिस करने की स्पीड को देख के हर कोई हैरान है और बेशक वो रोल मॉडल बनने के लायक हैं इस पूरी जनरेशन के लिए। टियानी के जैसा एल्डर कल्टीवेटर कोई भी नहीं है। टियानी सामने आते हैं और वो ये कहने लगते हैं मैं भी ये देखने आया हूँ कि इन सभी स्टूडेंट्स में कौन सबसे काबिल है। हाल ही में मैंने किसी का नाम तो सुना है लेकिन पता नहीं वो कितना काबिल होगा। जिसकी बातों पर एम्परर टियान तो ध्यान भी नहीं देते। टियान ये मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि 100 साल के बाद हमारे बीच से कोई चला जाएगा। एम्परर टियान कहने लगते हैं कि अगर तुम अपनी बकवास कर चुके हो तो यहाँ से जा सकते हो। जिस मोमेंट पर तभी लिन शाओया के लिए एक स्टार को नीचे भेजा जाता है। इसके अंदर उसको एक रिवॉर्ड मिलता है जो कि होता है एक फर्स्ट क्लास का अमेजिंग रिवॉर्ड। इस पर हंसते हुए प्रिंस चू कहने लगता है कि तुम इतने में ही खुश हो गई। जिस मोमेंट पर तभी प्रिंस चू के लिए भी भेजा जाता है एक स्टार पर्ल को, जिसको वो कैच करता है और उसके अंदर उसको मिल जाती है एक बहुत ही अमेजिंग पावर। जो चीज देख के प्रिंस चू भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि प्रिंस चू ने प्राप्त कर ली होती है एक सुपर लेवल की अचीवमेंट। इसकी वजह से अब ये कहा जाता है कि ये बंदा अब बन चुका है पूरी एकेडमी में नंबर 1। जो अब यहाँ पर शो ऑफ करते हुए कहने लगता है कि देख लो जरा ध्यान से, मेरे पास में भी अब आ चुका है सुपर रिकॉर्ड। इस बात के बारे में दो एल्डर्स बता रहे होते हैं एल्डर टियानी को। हमारे बीच में प्रिंस चू के जैसे काबिल डिसाइपल्स भी हैं, जिनका फ्यूचर भी सेट है और उनकी पावर्स भी बहुत ही कमाल की हैं। कि असल में प्रिंस चू डिसाइपल होता है मास्टर टियानी का। टियानी कहने लगता है कि ये दुनिया कभी भी मेरे जैसे सेंट को नहीं देखेगी, कि मेरे जैसा मास्टर आज तक कभी हुआ ही नहीं। इसके आगे अच्छी स्किल मिल चुकी थी, लेकिन जो प्रिंस चू होता है उसको मिल चुकी होती है फर्स्ट क्लास की स्किल, जिसकी वजह से मास्टर टियानी ये कहने लगते हैं कि किसी भी डिसाइपल की सफलता के पीछे होता है उसके मास्टर का हाथ। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई डिसाइपल सही मास्टर को चूज करे और फिर भी उसका रिजल्ट अच्छा ना आए। हाँ, मेरी नजर में कुछ डिसाइपल्स हैं जिन्होंने किसी गलत मास्टर को चूज करके अपने ही फ्यूचर को बिगाड़ लिया, जिससे कि स्टार पेविलियन के अंदर उनका ये आखिरी दिन भी होगा, जिनके अंदर कोई भी खास एबिलिटी ना होने की वजह से उन्हें यहाँ से निकाल भी दिया जाएगा। टियानी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों को अपनी आंखों को खोल के देख लेना चाहिए असली और काबिल मास्टर कौन है। जो बात सुनते ही एम्परर टियान को गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो कहने लगते हैं कि टियानी अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। इस बात को मत भूलो कि एक समय पर मैंने ही तुम्हें हराया था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा डिसाइपल है चू जिंगज़ाओ। अगर तुम्हें ज्यादा ही उसके ऊपर घमंड
घमंड है तो आने वाले समय में मेरा डिसाइपल शाओयन ही उसको हराएगा। जो बात सुनकर टियानी को गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो कहने लगता है कि सपने देखना छोड़ दो टियान, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बस केवल 100 सालों का इंतजार करो, सभी लोगों को यह पता चल जाएगा कि हेवनली रियल्म के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन कौन है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तुम्हारे 1000 साल की उम्र भी पूरी हो जाएगी और तुम एम्परर टियान हमेशा हमेशा के लिए धूल में बदल जाओगे। इसको इस पूरी दुनिया के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए भुला भी दिया जाएगा। इन दोनों के ही बीच में जैसे ही यहाँ पर गर्माहट बढ़ने लगती है तो फिर तभी एक एल्डर आते हैं और इन दोनों को शांत कराते हैं, जिस मोमेंट पर तभी प्रेजेंट किया जाता है शाओयुन के रिजल्ट को, जिसको देखने के लिए सभी के सभी लोग एक्साइटेड होते हैं कि आखिर उन्हें क्या देखने को मिलेगा। शाओयुन देरी नहीं करता और तुरंत ही अपने रिजल्ट को कैच कर लेता है, जिसको देखने में तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसको भी मिली होगी कोई फर्स्ट क्लास की टेक्निक। शाओया उसके पास में आती है और ये कहने लगती है कि ब्रदर शाओयुन मुझे भी तो दिखाओ कि आखिर तुम्हें क्या मिला। लेकिन रिजल्ट के ओपन होते ही उसको इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि उसने कभी भी इसके बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि शाओयुन को यहाँ पर रिजल्ट के तौर पर दी जाती है एक 3rd ग्रेड की टेक्निक, जिसके बारे में जैसे ही यहाँ पर बाकी के लोगों को पता चला होता है वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। वो ये कहने लगते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था कि ये सो कॉल्ड जीनियस ऐसे ही रिजल्ट को पाएगा, क्योंकि इसने वाकई में स्टार टावर में अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए कोई ना कोई ट्रिक का यूज किया होगा। लेकिन शाओयुन का जो सिस्टम होता है वो उसको कांग्रेचुलेट कर रहा था, लेकिन ऐसा रिजल्ट मिलने की वजह से शाओयुन को एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसने कभी भी ये सोचा नहीं था कि उसको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। एम्परर टियान भी ये चीज देखकर गुस्से में आ गए थे। वो ये कहने लगते हैं कि मेरे डिसाइपल के पास में जो पावर्स है उसके हिसाब से वो 3rd ग्रेड की टेक्निक को तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। उसकी परफॉर्मेंस तो सबसे ज्यादा बेस्ट थी, फिर आखिर रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया। जिस बात पर तभी मास्टर टियानी ये कहने लगते हैं कि मैंने सुना था इस बच्चे ने स्टार टावर के पास में चीटिंग करके अपने पावर लेवल दिखाया था, और अगर कोई चीटिंग करेगा तो आखिर इसका रिजल्ट कैसे ही अच्छा आ सकता है, क्योंकि देखो स्टार पेविलियन के एल्डर्स की निगाहों से कोई भी बच नहीं सकता। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर आने लगते हैं स्टार पेविलियन के एल्डर, जो कि एम्परर टियान से ये कहने लगते हैं आखिर तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए रिजल्ट से क्या परेशानी है, क्या तुम्हें मेरे जैसे एल्डर पे भरोसा नहीं है। एम्परर टियान कहने लगते हैं कि एल्डर जरूर से हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आपको प्लीज शाओयुन की रियल पावर के बारे में जानना चाहिए, प्लीज आप मेरे कहने पर उसको एक दूसरा चांस तो दे ही सकते हो। तो टियानी कहने लगते हैं कि अगर ऐसा होना पॉसिबल भी कैसे है। मैं मानता हूँ कि सभी के सभी लोग यहाँ पर तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एल्डर्स के द्वारा लिए गए डिसीजन को ही नकार दो। वो एल्डर भी कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है, आखिर मैं किसी को भी खुद से ही रिवॉर्ड को चूज करने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ। जिससे कि एम्परर टियान उनको ये समझाने लगते हैं कि एल्डर मेरा जो डिसाइपल है शाओयुन, उसके अंदर मैंने ऐसे टैलेंट को देखा है जैसा हमारे इस पूरे के पूरे केओस एम्पायर के इतिहास में भी नहीं देखा गया। अभी भी वक्त है, आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप नहीं जानते कि उसका भविष्य कितना ज्यादा उज्जवल होगा। तो टियानी कहने लगता है कि ऐसे बड़ी बड़ी बातें फेंकने से कुछ भी नहीं होता, अगर सच में उस लड़के के अंदर टैलेंट है तो वो आगे चलकर सामने भी तो आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी सच्चाई भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। इस बात से एम्परर टियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि चुप कर जाओ, बहुत ही जल्द मेरा शाओयुन अपने टैलेंट को साबित करेगा तुम्हारी आंखों के ही सामने। टियानी कहता है कि अगर शाओयुन तुम्हारे बताए गए रास्ते पे चलेगा तो जरा तुम ही मुझे बता दो कि आखिर उसका फ्यूचर किस तरीके से आगे जाने वाला है। जिन दोनों की ही बहस को देखकर तभी वो एल्डर ये कहने लगते हैं कि सुनिए एम्परर टियान, आप दोनों को यहाँ पर बहस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने भी शाओयुन के टैलेंट को देखा है और वो 3rd ग्रेड की ही टेक्निक को डिजर्व करता है। जो बात सुन के एम्परर टियान भी शॉक हो जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, अभी एक दिन पहले ही मेरे डिसाइपल ने केओस सूत्र जैसी टफ चीज को कंप्लीट कर लिया। मुझे बताइए क्या किसी के भी अंदर इतना टैलेंट है कि वो एक दिन में उस सूत्र को पूरा कर सके और 9th लेवल पे केवल एक ही दिन के अंदर जा सके। जो बातें सुनने की वजह से मास्टर टियानी और बाकी के एल्डर्स भी शॉक रह गए थे, और ऐसा होने की वजह से तभी शाओयुन को 3 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। लेकिन शाओयुन इस बारे में सोच रहा था कि उसको ये जो 3rd ग्रेड की टेक्निक मिली है वो कभी भी उसकी कॉम्बैट पावर को बढ़ा ही नहीं पाएगी। इसी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो तुरंत ही स्टार पेविलियन के एल्डर्स को ही चैलेंज करने लगता है और ये कहने लगता है कि तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग जिसके साथ में जैसा चाहोगे वैसा कर दोगे, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ, तुम्हें कोई भी हक नहीं है और तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है शाओयुन के टैलेंट को जज करने की। जो चीजें देखकर यहाँ पर बाकी के डिसाइबल्स कहने लगते हैं कि शायद ये बावला हो गया है, जो कि डायरेक्टली स्टार पेविलियन के एल्डर्स को ही चैलेंज कर रहा है। इसकी बॉडी से निकलती हुई एनर्जी को देखकर लिन शाओया भी खुश हो रही थी। शाओयुन कहने लगता है कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मौजूद सभी के सभी डिसाइबल्स में सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। इसी वजह से अब ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम लोग मुझे दो की टॉप लेवल की टेक्निक को। इसकी बातों को सुन के स्टार पेविलियन के एल्डर भी शौक रह जाते हैं। साथ ही साथ एम्परर टियान भी शाओयुन की तारीफ ही कर रहे थे, बताने लगते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है
है जो कि क्यों सूत्र के 9th लेवल को केवल एक ही दिन में कंप्लीट कर सके। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे एम्पायर के अंदर किसी के साथ में भी उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। इसीलिए वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं एल्डर से कि आपको उसे दूसरा चांस जरूर से देना चाहिए। तो टियानी कहने लगता है कि अगर वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड भी है तो भी क्या हुआ, तुम भी तो शुरुआत में ऐसे ही थे, लेकिन आज हर कोई जानता है तुम्हारे बारे में कि तुम कहां पर हो। तो एम्परर टियानो से ये कहने लगते हैं कि तुम शाओयन को कमजोर मत समझना, वो बहुत ही जल्द एक ऐसे लेवल पे पहुंचेगा जहां पर तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो टियानी कहने लगता है कि अगर ये बात सच भी है तो उससे पहले ही तुम धूल में बदल जाओगे। और टियानी यहाँ पर एल्डर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप बिल्कुल भी उसकी बातों में मत आना, क्योंकि इस लड़के का टैलेंट किसी भी काम का नहीं है। लेकिन जब एल्डर को इस बात का रियलाइज होता है कि 9th लेवल पर वो भी केवल एक ही दिन के अंदर, उसके बारे में सोचते ही वो तो शौक ही हो गए थे। वो कहने लगते हैं कि हर किसी को ऐसा अचीव करने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। इसी वजह से अब वो शाओयन के टैलेंट से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। और अब वो एल्डर तुरंत ही कई सारे स्टार्स को शाओयन के सामने भेज देते हैं ताकि वो एक को चूज कर सके। और ऐसा मौका आज तक इतिहास में कभी भी किसी को भी नहीं दिया गया। लेकिन ये चीज देखकर शाओयन खुश नहीं होता और वो एल्डर से ये कहने लगता है कि मुझे केवल सुपर लेवल के अचीवमेंट्स नहीं चाहिए, बल्कि मुझे चाहिए अल्टीमेट लेवल के अचीवमेंट्स। एल्डर कहने लगते हैं कि लड़के, तुम्हें ये कहने का कोई भी हक नहीं है। जैसे कि शाओयन ये कहने लगता है कि अल्टीमेट रिकॉर्ड बेस्ट रिकॉर्ड होते हैं। वो कह रहे थे कि जल्दी से किसी एक को चूज कर लो, लेकिन शाओयन तो जिद पे अड़ जाता है कि अगर वो चूज करेगा तो करेगा अल्टीमेट रिकॉर्ड को ही। जिस बात पर प्रिंस जो उससे ये कहने लगता है कि शाओयन, क्या तुम्हें एकेडमी की बेसिक नॉलेज भी नहीं पता? शाओयन कहने लगता है कि आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? प्रिंस जो उसको ये बताने लगता है कि कोई भी अचीवमेंट हमें सुपर अचीवमेंट के बाद ही प्राप्त होता है, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें जरूर से मिल जाएगा अल्टीमेट अचीवमेंट भी, क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से तुम्हें जो रिवॉर्ड दिया गया था वो था 3rd ग्रेड का रिवॉर्ड। इसी वजह से तुम कभी भी अल्टीमेट अचीवमेंट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन जब तक प्रिंस चू ये सारी की सारी बकवास कर रहा था तो फिर शाओयन नीचे आए सभी के सभी रिकॉर्ड्स को चेक करने लगता है कि आखिर इसको कौन सा चूज करना चाहिए। जो कह रहा था कि देखो, ऐसा करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर तुम दिमाग पर ज्यादा जोर लगाओगे तो तुम्हारी दिमाग की नसें फट जाएंगी। मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ नहीं तो पूरे 100 साल लग जाएंगे किसी एक अल्टीमेट रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए, या फिर शायद तुम तब भी एक सुपर लेवल का भी अचीवमेंट प्राप्त ना कर सको। लेकिन तभी शाओयन के हाथ में एक ऐसा अचीवमेंट लग जाता है जिसको देखकर प्रिंस चू के साथ साथ सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि शाओयन के हाथों में लग चुका होता है एक बेस्ट लेवल का फाइटिंग रिकॉर्ड, जिसे वो इसी जगह पे ही प्रैक्टिस भी करने लगता है। चीज देख के प्रिंस चू कहने लगता है कि आखिर तुम इसी जगह पे ही अपनी टेक्निक को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? मुझे पता है कि तुम जरूर से दोबारा से अपने हाथों की सफाई से हम सभी लोगों को बेवकूफ बनाओगे। तो लिन शाओया कहती है कि ये तो तुम्हें बहुत ही जल्द पता भी चल जाएगा। जहाँ पर अब शाओयन ने फाइनली प्रैक्टिस कर ही लिया होता है अपने उस सुपर लेवल के रिकॉर्ड को। इसकी वजह से तुरंत ही शाओयन की कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। शाओयन अपने आप से ही ये कह रहा था कि वाकई में उसने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन वो अभी भी उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने से रुक नहीं रहा था, क्योंकि वो अपने लेवल को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, जिसको प्रैक्टिस करते करते वो पहुंच चुका होता है 8 लेवल पर। इसकी वजह से वाकई में उसका पावर लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। प्रिंस चू को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसने ये क्या देख लिया। लेकिन अब वो खुद से ये कहने लगता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शाओयन प्रिंस चू से बहुत ही जल्द आगे भी निकल जाएगा। इसलिए वो तुरंत ही काफी तेजी के साथ में जाने लगता है शाओयन पर एक काफी तगड़ा अटैक करने के लिए, जिसको रोकने के लिए शाओयन भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इन दोनों का ही पावर लेवल सच में काफी अच्छा था। प्रिंस चू शाओयन से यह कहने लगता है कि अपने आप को पुश करना बंद कर दो, क्यों बेकार में तारीफों को बटोरने के लिए अपनी ही जान को खतरे में डाल रहे हो। जिससे कि शाओयन कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। इसके तुरंत ही बाद शाओयन यहाँ पर एक्टिवेट कर चुका होता है अपने फाइटिंग ऑरा को। प्रिंस चू कहता है कि अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ। लेकिन प्रिंस चू के अटैक करने से पहले ही शाओयन ने उसको एक बहुत ही जोरों का हिट भी कर दिया था। शाओयन कहने लगता है कि तुम बेकार में ही मेरे कल्टीवेशन में बाधा बन रहे हो। उसने केवल एक ही अटैक के साथ में प्रिंस चू की तो हालत ही खराब कर दी थी। नजारा देखकर टियानी कहने लगता है कि अब शायद ये मसला मुझे अपने ही हाथों से संभालना होगा। तो जैसे यहाँ पर अटैक करने वाला था तो उसको रोक लेते हैं एम्परर टियान। जिस मोमेंट पर शाओयन ने अपने कल्टीवेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए एक और नए लेवल को अचीव भी कर लिया था। एम्परर टियान कहते हैं कि अब तो तुम देख ही सकते हो मेरे डिसाइपल की काबिलियत। मुझे बताओ जरा, क्या तुम अभी भी उसके खिलाफ कुछ कहना चाहोगे? लिन शाओया शाओयन से यह कहने लगते हैं कि कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम 9th ट्रांसफॉर्मेशन के 8 लेवल में पहुंच चुके हो। शाओयन कहने लगता है कि जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊँ तो जरा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यूज करना। शाओयन के टैलेंट को देख के स्टार पेविलियन के एल्डर उसको यहाँ की सबसे बेस्ट प्रेस्टीज से नवाजते हैं। प्रिंस चू कहने लगता है कि तुम जरूर से ट्रिक्स को यूज कर रहे हो खुद को आगे बढ़ाने के लिए। शाओयन कहने लगता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी तुम मेरे साथ में ऐसा करोगे तो उस बात का जवाब तुम्हें तुरंत ही दे दिया जाएगा। इसके बाद जब शाओयन अपनी पावर को स्टार टावर पे चेक करता है तो उसकी कॉम्बैट पावर क्रॉस कर चुकी होती है 200,000। इसकी
उसकी अनबीटेबल ग्रोथ को देखकर सभी लोग तो शॉक ही रह गए थे। सब ये सोचने लगते हैं कि आखिर कौन होगा जो कि इस बंदे से टकराना चाहता होगा। और शाओयिन तो खुद ही बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। सिस्टम उसको बताता है कि तुम अपने अनलिमिटेड मिशंस को 8 बार कंप्लीट कर चुके हो, जिसकी वजह से उसके रिवॉर्ड के तौर पर 24 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक और काफी पावरफुल मास्टर को, जो कि जैसे ही लिन शाओया को देखता है तो वो उसके ऊपर अपनी पावर से अटैक कर देता है। और ये कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, जो कि बार बार और लगातार अपनी पावर्स की हेल्प से उस पर अटैक करने लगता है। लिन शाओया अपने आप को बचाते हुए और चिल्लाते हुए भाग रही थी। वहीं पर झील के किनारे हम आराम से बैठा हुआ देख पाते हैं शाओयिन और उसके मास्टर को। तभी शाओयिन अपने मास्टर से ये कहने लगता है कि मैंने सुना है कि बहुत ही जल्द ट्रू ड्रैगन फील्ड की सीक्रेट रियल्म ओपन होने वाली है। मास्टर कहने लगते हैं कि नहीं, जैसी तुम्हारी एबिलिटीज है उसके हिसाब से तुम्हें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारा कल्टीवेशन ऑलरेडी बाकी के डिसाइपल से बहुत ही ज्यादा आगे है। इसी वजह से अब समय आ चुका है कि अब तुम धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को पकड़ो। शाओयिन कहता है कि मास्टर, जब तक मैं आपके साथ में हूँ आप चिंता क्यों करते हो? देखिए, मैं पावर्स को लेने में या किसी भी हाल में ज्यादा लालची नहीं बनूंगा। मास्टर बताते हैं कि मैं ऑलरेडी उस चीज को तुम्हारे लिए रिजेक्ट कर चुका हूँ। मास्टर बताने लगते हैं कि देखो, अभी तुम रियल ड्रैगन के बारे में जानते नहीं हो कि आखिर वो क्या होते हैं और उनकी पावर्स कैसी होती हैं। मैं जानता हूँ जितनी बार भी ये सीक्रेट रियल्म ओपन होती है उतनी बार ही चालाकी के साथ में हमारे डिसाइपल्स को मारा जाता है। और अगर तुम्हें ऐसा कोई भी मिलता है तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल भी रहना होगा। जिस मोमेंट पर तभी शाओयिन को अपने सामने से जाते हुए कुछ लोग नजर आते हैं और वो जो मास्टर लिन शाओया के पीछे पड़ा हुआ था वो उसको ढूंढते फिर रहा था। लेकिन शाओया गलती से पहुंच चुकी होती है एक मेंशन के अंदर, जिसके अंदर हमें एक और फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका हमें नाम बताया जाता है मियाओ टोंग, जो कि क्योस होली एम्पायर का मजाक उड़ाते हुए ये कहने लगी थी कि सच में मैंने इससे बेकार एकेडमी कहीं भी नहीं देखी। उसके साथ में जो उसका मास्टर आया हुआ था उसका नाम होता है वान यांगहुई। वो कहने लगता है कि बस करो और चुप हो जाओ, क्योंकि ये लोग खड़े हुए होते हैं हेवनली लॉर्ड के सामने। यांगहुई कहने लगता है कि लॉर्ड माफ करना इन बच्चों को, और वो टियानी से भी माफी मांगता है कि इन बच्चों की गलती पर इन्हें माफ कर देना। तो टियानी कहने लगता है कि कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसी बातें करते ही है। लेकिन टियानी तो अंदर से ही जानता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो जानता है कि वान यांगहुई बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं है और ना ही उसके डिसाइपल्स। तभी फिर यांगहुई हेवनली लॉर्ड से ये कहने लगता है कि मैं यहाँ पर केवल आपसे यानी कि होली लॉर्ड से मिलने के लिए ही आया हूँ, कि मैंने ये सुना था और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द सेंटहुड की रियल में भी पहुंच जाओगे। जो बात सुनकर यहाँ पर खड़े हुए एल्डर्स ये कहने लगते हैं कि यानी कि यांगहुई को इसके बारे में भी पता है कि उनके होली लॉर्ड हेवन के लेवल में रुक कर ही रह गए हैं। तभी होली लॉर्ड ये कहने लगते हैं कि मुझे बताओ मिस्टर वैन, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो यांगहुई कहने लगता है कि होली लॉर्ड, मैं आपके द्वारा कहे गए हर एक हुक्म का पालन करूंगा, लेकिन मैं असल में क्योस होली एम्पायर के लोगों को ट्रू ड्रैगन सीक्रेट रियल में आने के लिए इन्विटेशन देने के लिए आया हूँ। लेकिन मास्टर टियानी के साथ साथ सभी लोग ये जानते थे कि जितने भी डिसाइपल्स जाते हैं उनकी रियल के अंदर वो कभी भी वापस नहीं आते। तभी यांगहुई ये भी कहने लगा था कि मैं अपने साथ में अपने 2 डिसाइपल्स को लेकर आया हूँ, जो कि अपने पावर्स के कुछ नजारे आप लोगों को दिखाएंगे और हमारे यहाँ के एक्सपीरियंसेस को वो आपके डिसाइपल्स के साथ में शेयर करेंगे। जिसके साथ में आया हुआ डिसाइपल ये बताता है कि मेरा नाम है जी यूलोंग और मैं पहुंच चुका हूँ होली रिफाइनिंग बॉडी के 9th लेवल पर। वो लड़की भी बताती है कि मेरा नाम है फू मियाओ टोंग और मैं पहुंच चुकी हूँ होली बॉडी रिफाइनिंग के 10th लेवल में। जो बातें जानकर तो यहाँ के एल्डर्स के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि मास्टर टियानी के डिसाइपल जो कि है प्रिंस जू, वो भी आया था 2nd रैंक पर। यानी कि इन दोनों ही डिसाइपल्स का मुकाबला शायद ही कोई कर पाएगा। जिन सारी की सारी बातों को सुनने के बाद अब तभी सामने आ जाते हैं लिन शाओया, जो कि ये कहने लगती है कि मैं अपने एकेडमी की इज्जत को डूबने नहीं दूंगी, जिसके बारे में अभी तक होली लॉर्ड भी जानते नहीं थे कि आखिर ये लड़की है कौन। तो फिर एक एल्डर ये बताती है कि ये लड़की है एम्परर टियान की डिसाइपल। एल्डर्स कहने लगते हैं कि तुम्हारा ये स्वभाव देखकर हमें अच्छा लगा, लेकिन लिन शाओया को देखकर मिस्टर वान हंसने लगता है और ये कहता है कि क्या सच में यही है तुम्हारी अप्रेंटिस? तो मास्टर टियानी ये कहने लगता है कि वो है असल में एम्परर टियान की डिसाइपल, जिसकी कॉम्बैट पावर हाल ही में पहुंच चुकी है 100,000 पर, जो कि हमारी 3rd न्यू और काफी पावरफुल डिसाइपल बन के सामने आई है, जिसका मुकाबला करने के लिए अब मियाओ टोंग सामने आ चुकी थी। और वो ये कहने लगती है कि जल्दी से डिसीजन ले लो कि तुम्हें फाइट करनी भी है या फिर नहीं। तो लिन शाओया उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम नंबर 1 हो। मियाओ टोंग कहने लगती है कि हाँ, मुझे इस बात पर घमंड है कि मैं तुम्हारे इस पूरे के पूरे होली एम्पायर के अंदर नंबर 1 ही हूँ। जिसके तुरंत ही बाद इन दोनों के ही बीच में एक काफी खतरनाक फाइट भी स्टार्ट हो गई थी। मियाओ टोंग कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी ही बेइज्जती करवाने के लिए आई हो, जो कि वाकई में अपनी स्किल्स की मदद से लिन शाओया के ऊपर भारी भी पड़ने लगी थी। तो फिर लिन शाओया भी कहाँ रुकने वाली थी, वो बार बार और लगातार अपने कई सारे हमलों को करते जाती है मियाओ टोंग के ऊपर, लेकिन मियाओ टोंग उसके हर एक अटैक को फिनिश करते जाती है। यहाँ तक कि उसने तो अपनी स्वॉर्ड को रख दिया होता है लिन शाओया के गले पर। मियाओ टोंग कहने लगती है कि देखो, मैंने तुम्हें आखिरकार हरा ही दिया। जैसे कि लिन शाओया ये कहने लगती है कि लेकिन
तुम कभी भी मेरे ब्रदर की बराबरी नहीं कर पाओगी। तो मियाओ टोंग ने लिन शाओया के ऊपर एक ऐसा अटैक किया होता है गुस्से की वजह से वो यहाँ पर तुरंत ही बेहोश हो गई थी। मियाओ टोंग कहते हैं कि तुम्हारा सीनियर भी तुम्हारे ही जैसे कमजोर होगा। लिन शाओया के हार जाने की वजह से मिस्टर वान हंसते हुए इन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है कि क्या वाकई में तुम्हारे डिसाइपल्स की यही है असली ताकत। जिस मोमेंट पर तभी लॉर्ड को ये पता लग पाता है कि यहाँ पर आने वाले हैं एम्परर टियान और उनका डिसाइपल शाओयुन, जिससे कि लॉर्ड कहने लगते हैं कि ठीक है उन लोगों को जल्दी से जल्दी अंदर लेकर आओ। जिससे कि अब यहाँ पर तुरंत ही एंट्री हो चुकी होती है शाओयुन की उसके मास्टर के साथ में। इसको देख के मिस्टर वान कहने लगता है कि क्या यही है वो लड़का जिसको कहा जा रहा था सन ऑफ गॉड। लेकिन शाओयुन जैसे ही लिन शाओया को नीचे पड़ा हुआ देखता है तो वो तुरंत ही उसको उठाते हुए ये कहने लगता है कि आखिर मेरी लिटिल सिस्टर की ये हालत किसने की। जिससे कि मियाओ टोंग कहने लगती है कि यानी कि तुम ही हो उसके एल्डर ब्रदर। जिसकी वजह से शाओयुन उसको चैलेंज देता है कि अगर तुम मेरे एक कदम को पीछे करवा पाओगी तो मैं तुरंत ही मान जाऊंगा कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। जो कि जैसे ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है तो उसके साथ का बंदा जियो लोंग सामने आ जाता है शाओयुन से फाइट करने के लिए। साथ ही साथ अब तो यहाँ पर आ चुका होता है प्रिंस चू और वो शाओयुन से ये कहने लगता है कि तुम वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लायक नहीं हो, लेकिन अब क्योंकि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है तो कम से कम तुम हमारे होली लैंड की रेपुटेशन को तो खराब मत करो। तो शाओचन कहने लगता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो हमारे इस होली लैंड की रेपुटेशन को बचाने के लिए प्रिंस चू को फाइट करनी चाहिए उस बंदे के साथ में। जो बात सुनते ही प्रिंस चू तो डर जाता है क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से उस बंदे ने अटैक करना शुरू कर दिया था प्रिंस चू के ऊपर और क्योंकि प्रिंस चू के पास में उतनी ज्यादा एबिलिटीज नहीं होती इसी वजह से वो केवल चंद अटैक्स खाने से ही हार चुका था। जियोलोंग की पावर लेवल देख के सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके पास में होती है उसकी लाइटनिंग बॉडी। मास्टर टियानी की बेइज्जती इसकी वजह से और भी ज्यादा हो रही थी। अब केवल और केवल उम्मीद होती है शाओयुन से और इसी के साथ में सो हे गाइस इस सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है यू लॉन्ग को जिसने शाओयुन के कहने पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था प्रिंस चू के ऊपर। लेकिन प्रिंस चू के पास में इतनी ताकत नहीं होती कि वो यू लॉन्ग का मुकाबला भी कर पाता, जिसकी वजह से यू लॉन्ग ने अपनी थंडर बॉडी और अपनी पावर का यूज करते हुए उसको एक ही झटके के साथ में हरा दिया था। यू लॉन्ग प्रिंस चू का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। जिस मोमेंट पर यू लॉन्ग को इस फाइट का विजेता भी घोषित कर दिया गया था, जो चीज देखकर होली लॉर्ड को भी दुख हो रहा था कि उनके सेक्ट का बंदा हार गया। बाकी कैलर्स भी ये कहने लगते हैं कि सच में जी लॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और अभी वो यहाँ पर यूज कर रहा था अपनी लाइटनिंग बॉडी को। मास्टर टियानी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता। तभी अब वहाँ पर सामने आ जाते हैं एम्परर टियान, जो कि कहने लगते हैं कि जरा रुक जाओ और देखते जाओ, क्योंकि इसी मोमेंट पर शाओयुन उठाता है वहाँ से लिन शाओया को और प्रिंस चू को, जिनको वो ले जाकर रख देता है साइड में। तभी मिस्टर वान ये कहने लगता है कि होली लॉर्ड आज का ये कंपटीशन खत्म हुआ। मुझे आपके सेक्ट की ताकत के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। तभी शाओयुन चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुमसे ये किसने कह दिया कि कंपटीशन खत्म हो गया। उसने प्रिंस चू को फेंका था और लिन शाओया को उसी के ऊपर ही बिठा दिया था। शाओयुन कहने लगता है कि मैं तो इन दोनों को उठाकर यहाँ का केवल मैदान ही साफ कर रहा था, ताकि जब मैं फाइट करूंगा तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शाओयुन कहने लगता है कि देखो सभी के पास में समय की बहुत ही ज्यादा कमी है, इसी वजह से क्यों ना यू लॉन्ग और ये लड़की दोनों के दोनों साथ में आ जाओ फाइट करने के लिए। जो बात सुनकर होली लॉर्ड के साथ साथ सभी के सभी एल्डर्स भी शॉक हो गए थे और ये चैलेंज करने की वजह से शाओयुन को तुरंत ही मिल जाते हैं काफी सारे एनलाइटमेंट रिवॉर्ड। जिस मोमेंट पर तभी यू लॉन्ग और मियाओ टोंग दोनों ही कहने लगते हैं कि आखिर तुम हो कौन। होली लॉर्ड कहने लगते हैं कि जैसा उसने कहा है जरा करके दिखाओ। लेकिन एल्डर्स को इसके बारे में पता होता है कि शाओयुन के पास में जी यू लॉन्ग से करीबन 100,000 कॉम्बैट पावर कम है, इसलिए उन लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर शाओयुन उसको अकेले हराएगा कैसे। मिस्टर वान अपने दोनों ही डिसाइपल से ये कहता है कि दोनों जाओ और इस बंदे को धूल चटा दो। जहाँ पर मियाओ टोंग ये कहने लगते हैं कि इसे हराने के लिए मेरे बिग ब्रदर को तो आने की भी जरूरत नहीं है, इस बंदे के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। जिससे कि मिस्टर वान उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब मियाओ टोंग रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब वो यहाँ पर यूज करने वाली होती है अपने फीनिक्स लेवल की पावर को। इस अटैक को लेकर वो तुरंत ही निकल जाते हैं शाओयुन पर हमला करने के लिए, जहाँ पर शाओयुन ज्यादा कुछ नहीं करता, बस केवल अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट ही करता है। इसकी वजह से उन दोनों के बीच में जब पावर क्लैशिंग हो रही थी तो फिर तभी शाओयुन कहने लगता है कि तुम्हारी ये बच्चों वाली ट्रिक्स मेरे सामने किसी भी काम में नहीं आने वाली, क्योंकि तभी उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ पंच सीधा ही जाके हिट कर दिया होता है मियाओ टोंग से। जो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि मियाओ टोंग उस अटैक के बाद उठने के काबिल भी नहीं बची थी। ये चीज देखते ही जी लोंग कहने लगता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए गए कारनामे की सजा तो मिलेगी। शाओयुन कहने लगता है कि जी लोंग ये तो तुम्हारा ही तरीका है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि तुम इसी तरीके से लोगों को सबक सिखाते हो। जिस मोमेंट पर
विलेन शाओया चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि इस बार तो मेरे सीनियर ब्रदर ने यूज की है 9 टर्न्स से 8 पंचेस पावर को। जो बात सुनते ही एल्डर्स के तो होश उड़ गए थे, क्योंकि उनमें से किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये लड़का इतने जल्दी इतनी ज्यादा पावर को गेन कैसे कर लिया। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि शाओयुन तो यहाँ पर फाइट करते हुए ही कर रहा होता है प्रैक्टिस। यहाँ तक कि उसने तो यहीं पर ही कल्टिवेशन करते हुए अचीव कर लिया होता है डिवाइन पाम टेक्निक को, जो चीज कर पाना किसी भी बंदे के बस की बात नहीं थी। एल्डर्स ये कहने लगते हैं कि आखिर शाओयुन को इस स्किल के सेकंड लेवल को प्रैक्टिस करने का समय कब मिल गया। जहाँ पर होली लॉर्ड ये बताने लगते हैं कि नहीं, उसने ये स्किल पहले से प्रैक्टिस नहीं की थी, बल्कि ये लड़का तो फाइट करते हुए ही नई स्किल को प्रैक्टिस कर रहा है। डिवाइन पाम टेक्निक कोई एक आम टेक्निक नहीं होती, जिसको प्रैक्टिस करने की वजह से शाओयुन का पावर लेवल बहुत ही हद तक इंक्रीज भी हो चुका था। होली लॉर्ड ये कहने लगते हैं कि मैंने आज तक कभी भी इतना ज्यादा टैलेंटेड लड़का देखा ही नहीं है, जो अपनी प्रैक्टिस पावर लेवल और ट्रेनिंग स्टाइल को इतना ज्यादा पीक लेवल पे ले जा चुका हो। ये लोग कहने लगता है कि चाहे तुम कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शाओयुन भी अपने इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए सारे के सारे स्पेल्स को भी कास्ट करते जा रहा था, जिसको कंप्लीट करने की वजह से अब यहाँ पर तुरंत ही उसके कॉम्बैट पावर बढ़ जाती है 100,000 से, जिससे कि शाओयुन भी एंटर कर चुका होता है सेकंड रियल्म के अंदर। इतना बड़ा अचीवमेंट इतने जल्दी ले पाना ये कोई मामूली बात नहीं होती। जिस बात पर तभी मिस्टर वान ये कहने लगता है कि अभी वो केवल सेकंड रियल्म में ही तो आया है, आखिर इसमें इतनी ज्यादा खुश होने वाली क्या ही बात है। जिस मोमेंट पर तभी जियो लोंग ये कहने लगता है कि शाओयुन अब तुम अपनी हद पार कर चुके हो, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारी असली औकात पता चल जाएगी। जिसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ पर एक्टिवेट कर चुका होता है अपनी लाइटनिंग बॉडी को, जिसके साथ साथ उसने यहाँ पर अपने उसी लाइटनिंग अटैक को कर दिया होता है शाओयुन पर। लेकिन शाओयुन के रिफ्लेक्शंस इतने ज्यादा फास्ट हो गए थे कि वो बहुत ही आसानी के साथ में उसके हमले को डॉज कर रहा था, बल्कि वो तो ये फाइट करते हुए भी अपनी प्रैक्टिस को किए जा रहा था। जियो लोंग कहने लगता है कि यानी कि तुम यहाँ पर यूज कर रहे हो अपने डिफेंसिव मूव्स को, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे फाइटिंग मूव्स को देखकर मुझसे डर गए हो। बात सुनते ही शाओयुन को गुस्सा आ चुका था और वो तुरंत ही अपने अटैक को प्रिपेयर करके जाने लगता है जियो लोंग पर हमला करने के लिए। जहाँ पर शाओयुन ने जैसे ही अपने अटैक्स को यूज करना स्टार्ट किया था, जियो लोंग भी अपने आप को डिफेंस करने लगा था और वो ये भी कहने लगता है कि हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हारे पास में काफी अच्छा टैलेंट है, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा पुराना और एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ। आखिर तुम ये कैसे ही सोच सकते हो कि तुम एक लाइटनिंग बॉडी वाले बंदे को हरा पाओगे। और वाकई में शाओयुन ने यहाँ पर जितने भी हमले किए होते हैं उनमें से एक भी जियो लोंग को टच भी नहीं कर पाता। जहाँ पर अब जियो लोंग बहुत ही तेजी के साथ में शाओयुन के चारों तरफ भागने लगा था। शाओयुन कहने लगता है कि जब तुम्हारे पास में लाइटनिंग बॉडी है, फिर आकर तुम यहाँ पर भाग क्यों रहे हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी स्पीड काफी गजब की है, लेकिन मेरे सामने नहीं टेकेगी, क्योंकि शाओयुन ने तभी मौका पाते ही अपने एक ऐसे पंच को यूज किया था जो कि जियो लोंग के लाइटनिंग बैरियर को तोड़ते हुए उसकी हालत को खराब कर देता है। शाओयुन कहने लगता है कि जो भी तुमने किया है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही थी, जिसकी वजह से अब तो यहाँ पर जियो लोंग को भी गुस्सा आ चुका था और वो ये कहने लगता है कि तुम केवल एक मॉर्टल ही हो, फिर आकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बातें करने की। जहाँ पर अब वो दोबारा से एक्टिवेट कर चुका होता है अपनी लाइटनिंग बॉडी को। शाओयुन कहने लगता है कि तुम जैसे लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं मानते, इसीलिए वो अपने सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कहता है अपनी डिवाइन स्टॉर्म पावर को। एक्टिवेट करते ही शाओयुन की स्पीड भी हो जाती है एकदम डिवाइन बॉडी के ही जैसे, जिसके बाद अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं फाइट करने के लिए। जियो लोंग कहने लगता है कि तुम कभी भी डिवाइन बॉडी को हरा नहीं पाओगे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। शाओयुन भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी यूज कर रहा था अपने डिवाइन स्टॉर्म को, जिसके बाद अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फाइट स्टार्ट होती है वो वाकई में देखने लायक थी, क्योंकि शाओयुन इतनी जल्दी ही पहुंच चुका होता है डिवाइन स्टॉर्म के परफेक्शन के लेवल पर। यहाँ पर मौजूद एल्डर्स को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में ये शाओयुन ही है, कि हाल ही में सीखी गई स्किल को इतने बेटर तरीके से यूज कर पाना ये कोई मजाक की बात नहीं होती। अब तो शाओयुन पहुंच चुका होता है अपने लेवल को भी ब्रेक थ्रू करते हुए, पहुंच चुका होता है 400,000 कॉम्बैट पावर के लेवल पर। जो बात सुनकर तो मिस्टर वान के होश ही उड़ जाते हैं कि क्या सच में इस एकेडमी के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल डिसाइपल भी है। जहाँ पर तभी हम उन दोनों की फाइट को देख पाते हैं। उस शाओयुन उससे ये कहने लगा था कि देखो दोस्त, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, हार मान लो, क्योंकि इसके बाद फिर तुम्हें मौका नहीं बल्कि मुक्का लाद दिए जाएंगे। जहाँ पर जियो लोंग रुकने वाला नहीं था, वो अटैक करने के लिए जाता है तो शाओयुन भी रुकता नहीं है और अब ये दोनों ही फाइट करते हुए मेंशन को ब्रेक करते हुए बाहर आ चुके थे। यहाँ पर हम शाओयुन की आंखों में अलग ही गुस्से को देख पाते हैं। वो कहने लगता है कि मेरे मुक्के और लातों दोनों के पास में ही आंखें हैं, देखो वो तुम्हारी लाइटनिंग बॉडी का क्या हाल बनाते हैं। जिसके तुरंत ही बाद अब उसने यहाँ पर अपनी डिवाइन स्टॉर्म का यूज करते हुए जियो लोंग के ऊपर इतने ज्यादा हिट कर दिए थे, उसकी भी यहाँ पर हालत ही खराब हो चुकी थी। वो जमीन से टकराने वाला था, लेकिन शाओयुन उसको ऐसा करने नहीं देता, जिसने एक बहुत ही जोरों की किक हिट करके जियो लोंग की हालत ही खराब कर दी थी। लेकिन शाओयुन अभी भी इतने से कहाँ रुकने वाला था, वो बार बार और लगातार फुल स्पीड के साथ में हमले पर हमले करते ही जा रहा था।
जो नजारे देखने वाले होते हैं कि आखिर जी लोंग इससे बच ही कैसे पाएगा, क्योंकि शाओ युन ने जी लोंग को अपनी पावर का असली स्वाद चखा दिया था, जिसको वो जमीन को फाड़ते हुए उसी से टकराते हुए ले जाता है मेंशन के अंदर। साथ ही साथ शाओ युन अपना एक फाइनल अटैक करने वाला होता है जी लोंग को हमेशा हमेशा के लिए शांत करने के लिए। जो चीज देखकर मिस्टर वान तुरंत ही उसके सामने बना देते हैं एक एनर्जी शील्ड को, क्योंकि उनको भी यह पता होता है कि अगर ये हमला हिट हुआ जी येलोंग से तो ये बंदा कभी भी उठ नहीं पाएगा। इसी वजह से अब होली लॉर्ड से माफी मांगते हुए ये कहने लगता है कि प्लीज रुक जाइए, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन शाओ युन आखिरकार इतने जल्दी रुकेगा ही कैसे। वो अपने सिस्टम की मदद से तुरंत ही पावर लेवल को बढ़ाता है और अपने एक और पंच को रेज करते हुए सामने बनी हुई एनर्जी शील्ड को भी ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है। जो चीज देखकर मिस्टर वान और जी येलोंग की तो सांसें ही अटक गई थी, क्योंकि शाओ युन ने वाकई में केवल एक ही पंच के साथ में उस शील्ड को ब्रेक भी कर दिया था, लेकिन उसने वो पंच जी येलोंग से हिट होने से पहले ही रोक भी लिया था। इतनी ज्यादा मार खाने के बाद जी येलोंग को ब्लीडिंग तो होनी ही थी, जिससे कि म्याओ टोंग तुरंत अपने सीनियर को उठाने के लिए चली जाती है, जहां पर मिस्टर वान भी ये कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि आपके कियोस होली एम्पायर के अंदर कोई ये कितना ज्यादा पावरफुल डिसाइपल भी होगा, जो कि पावर्स में इस हद तक आगे बढ़ चुका होगा कि मेरा डिसाइपल भी इसे हरा नहीं पाएगा। और इतनी कम एज में इतने ज्यादा लेवल को अचीव कर पाना ये सच में काबिले तारीफ है। जो बात सुनने के बाद जी येलोंग अपने मास्टर से कहता है कि आप उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो, जैसे कि मिस्टर वान कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा के रख दी। जहाँ पर तभी शाओ युन को उसके सिस्टम की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि अपना अगला मिशन करने के लिए कांग्रेचुलेशंस, जिसके लिए तुरंत ही उसको कई सारे रिवॉर्ड से नवाज दिया जाता है। इसके बाद अब हम लोग देख पाते हैं कि जब मिस्टर वान अपने डिसाइपल्स के साथ में बाहर की तरफ जा रहा था, तो वो ये कहते जाता है कि शाओ युन तो है केवल एक ऑर्डिनरी सा पर्सन ही, आखिर ये लड़का इतने जल्दी इतने ज्यादा रियल में कैसे आ गया। जहाँ पर तभी मिस्टर वान कहने लगता है कि बच्चों तुम लोग कभी भी यंग हो, क्योंकि मैं अपने दैवीय नेत्रों से एकदम ही साफ साफ देख सकता हूँ वो लड़का कोई गॉड नहीं है, बल्कि है एक ऑर्डिनरी सा पर्सन ही, लेकिन उसके पावर लेवल बढ़ाने में जो मदद की है वो असल में की है एनलाइटमेंट पिल ने। लेकिन अब इस बार तुम लोगों की जिम्मेदारी होगी कि वो जैसे हमारी रियल्म के अंदर एंटर करेगा वहां पर कंपटीशन के लिए आएगा, तो तुम दोनों को किसी भी हाल में मौका पाते ही उस लड़के को जान से मारना होगा। जो बात सुनकर जी येलोंग कहने लगता है कि मास्टर आप अभी उसकी ताकत को तो देख ही चुके हो, फिर आकर अकेले हम दोनों ही उसको हराएंगे कैसे। तो मास्टर ये कहने लगते हैं कि हाँ वो पावरफुल है, लेकिन अब वो इससे ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन की कुछ बॉडी लिमिट्स भी होती हैं। इस प्लानिंग को बनाने के बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से वापस चले जाते हैं अपनी रियल्म के अंदर। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शाओ युन और एम्परर टियान को, जहाँ पर एम्परर टियान कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हें ये मैच को जीतने के बाद कैसा लग रहा है। शाओ युन बताता है कि इस बंदे को हराने के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी टियान बताने लगते हैं कि हमारे इस एम्पायर के अंदर एक ऐसा भी बंदा मौजूद है जिसके पास में पावर है स्पेस एंड टाइम को कंट्रोल करने की। तो शाओ युन कहने लगता है कि चाहे जो भी हो मैं उनको हरा दूंगा। मास्टर बताते हैं कि तुम्हें उन लोगों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी करने के काबिल भी होता है। शाओ युन कहने लगता है कि वैसे मैंने सुना था कि ऐसी पावर तो होती है केवल सेंट्स के ही पास में। मास्टर बताते हैं कि हाँ, लेकिन अगर किसी के पास में मौजूद है उसकी सुप्रीम बॉडी, तो वो भी ऐसा करने की ताकत को रखता है। तुम्हारे लिए क्या किसी के लिए भी स्पेस टाइम बॉडी को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसके लिए तो तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस पहले दिखाया जाता है लिन शाओया को, जिसकी जो उस मास्टर के साथ में ट्रेनिंग चल रही थी वो फाइनली खत्म हो चुकी थी। इसको खत्म करने की वजह से उसको बहुत ही ज्यादा सुकून भी मिल रहा था। जहाँ पर तभी हम सामने से आते हुए देख पाते हैं उसके मास्टर और शाओ युन को। कहने लगते हैं कि आप दोनों जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि अब ये लोग खड़े हुए होते हैं एक टावर के सामने, जिसके बारे में बताते हुए तभी मास्टर ये कहने लगते हैं कि हमारे इस कियोस होली एम्पायर की पूरी हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है उसका नाम इस मैजिक टावर के नंबर टॉप पे लिखा गया है, जिनके ऊपर अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें फाइट करनी होगी फैंटम क्लोन्स के साथ में। यानी कि जितने भी डिसाइपल्स के नाम इस टावर के ऊपर लिखे गए हैं तुम्हें फाइट करनी होगी उन्हीं के क्लोन्स के ही साथ में। जो चीज सुन के तुरंत ही शाओ युन सामने आ जाता है और ये कहने लगता है कि ये तो सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और अगर मैं इस लिस्ट में लिखे गए सभी के सभी मास्टर्स को हरा देता हूँ तो फिर मेरा भी नाम इस लिस्ट में आ जाएगा और मेरा भी बन जाएगा एक फैंटम क्लोन। यहाँ के डिसाइपल्स को भी ये पता चलना चाहिए कि उनके बीच में कोई नया बंदा आया है। इसकी बात को सुन के तभी लिन शाओया ये कहने लगते हैं कि मैंने कभी भी कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो कि हमेशा अपनी ही तारीफें करते रहता हो। तभी मास्टर ये बताने लगते हैं कि यहाँ पर तुम्हें करने को मिलेगी तुम्हारी एक्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग, लेकिन वो लिन शाओया को अंदर जाने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से लिन शाओया रूठ जाती है और ये कहने लगती है कि आखिर आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। मास्टर कहने लगते हैं कि जरा अपने करंट पावर को तो देखो, उतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि मैं तुम्हें अंदर जाने दूं। अगर तुम शाओ युन की पावर के आधे लेवल पर भी पहुंच जाती हो तो फिर मैं तुम्हें जो चाहे वो करने दूंगा। लिन शाओया रोते हुए कहने लगती है कि आप आकर मुझे सीनियर ब्रदर से कंपेयर क्यों कर रहे हो, कि लेवल तक पहुंचने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। जहाँ पर तभी शाओ युन को अपने सामने नजर आते हैं दो स्टोन टेबल, जिसके
जिसके बारे में मास्टर बताते हैं कि इसको एक्चुअली में कहते हैं रैंकिंग रिकॉर्ड, जिसके ऊपर लिखे गए होते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के नाम। मास्टर ये बताने लगते हैं कि हमारा क्योसोली एम्पायर ना जाने कितने ही सालों से एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर जितने भी बंदों के नाम लिखे गए हैं इस स्टोन टेबल के ऊपर, उनमें से हर कोई पार कर चुका है अपनी 9 स्टेजेस को, जिसकी वजह से इस टेबल के ऊपर जितने भी लोगों के नाम लिखे गए हैं वो सभी के सभी है टॉप लेवल के कल्टीवेटर्स। जो बात सुनने के बाद लिन शाओया कहने लगते हैं कि यानी कि इस स्टोन टेबल के ऊपर अपने नाम को दर्ज करा पाना ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरा काम है। जहाँ पर अब तभी सामने आता है शाओयुन और वो ये कहने लगता है कि आज और इसी वक्त मैं इस लिस्ट के सभी लोगों को चैलेंज करता हूँ, क्योंकि अब मैं हराने वाला हूँ इस लिस्ट के सभी स्ट्रॉन्ग बंदों को। जब इस काम को अंजाम देने के लिए जाने वाला था तो फिर तभी उसी मोमेंट पर उसके पीछे से एक बंदा आ जाता है और वो ये कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टोन टेबल के पावरफुल कल्टीवेटर्स को चैलेंज करने की। लेकिन जैसे ही शाओयुन आगे बढ़ने वाला था तो फिर तभी इसके पास में आ जाता है एक बंदा जिसका नाम होता है लिंजी, और वो ये कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिस्ट के लोगों को चैलेंज करने की। लिन शाओया उससे कहने लगती है कि अब आखिर तुम कौन हो। लिंजी कहने लगता है कि तुमने लिस्ट के लोगों को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन अगर मेरी सलाह मानो तो यहाँ से वापस लौट जाओ, क्यों तुम बेकार में यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जिस बात से लिन शाओया गुस्से में आ जाती है और वो ये कहने लगती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिससे कि लिंजी कहने लगता है कि जरा देखो तो एक बार अपने आप को, और देखो जरा उस लिस्ट में जिसमें नाम लिखा हुआ है लिंजी। लिन शाओया देखने लगती है कि उसका नाम तो असल में लिखा हुआ था इस लिस्ट के सबसे लास्ट में, यानी कि वो इस लिस्ट में तो है लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर है। लिंजी कहने लगता है कि भले ही मैं 100 रैंक पे हूँ लेकिन कम से कम मेरा उसमें नाम तो है। जो बात सुनकर लिन शाओया कहने लगती है कि क्या वाकई में तुम्हारा ही नाम है लिंजी? सच में इस लिस्ट में आना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इसमें जगह कैसे मिल गई? वो शाओयुन से कहने लगती है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लिंजी भी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम लोगों को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी उतनी स्किल्स नहीं है कि तुम किसी भी डिसाइपल को हरा सको। लेकिन शाओयुन उसकी बात को सुनता नहीं है और जाने लगता है टावर की तरफ। लिंजी उसको वार्निंग दे रहा था कि मेरी बात को मानो और वापस लौट जाओ। इसके बाद अब हम लोग लिंजी के क्लोन को देख पाते हैं उसी टावर के ही अंदर, जहाँ पर उसके सामने खड़ा हुआ होता है शाओयुन, जिसके साथ में उसकी फाइट होने वाली है। शाओयुन कहने लगता है कि यानी कि तुम ही हो लिंजी। लिंजी कहने लगता है कि हाँ मैं ही हूँ वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे ज्यादा कुछ बोलने वाला था तो शाओयुन ने उस बंदे के ऊपर एक इतना ज्यादा पावरफुल पंच हिट कर दिया था, शाओयुन के अटैक के सामने टिक भी नहीं पाता। शाओयुन कहने लगता है कि मुझे ऐसे बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि मेरे सामने अपना घमंड दिखाते हो। बाहर की तरफ हम रियल लिंजी को देख पाते हैं लिन शाओया के पास में, जहाँ पर लिन शाओया को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं शाओयुन को कुछ ना हो जाए। तो कहने लगता है कि तुम्हारे उस सीनियर ब्रदर को अब ये पता चल जाएगा कि असल में लिंजी कौन है। लेकिन उसी मोमेंट पर तभी लिंजी का नाम लिस्ट से हट जाता है और उसकी जगह पे आ जाता है शाओयुन का नाम। जो चीज देखकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बंदे एकदम ही शॉक हो गए थे। लिंजी के पास में होती है उसकी केवल 1.5 लाख की ही कॉम्बैट पावर। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक बॉडी रिफाइनिंग रियल वाला बंदा उसे आखिर हरा कैसे सकता है, जिसकी वजह से लिन शाओया को तुरंत ही पता चल जाता है कि यही बंदा है जिसका नाम है लिंजी, जिसकी कॉम्बैट पावर है केवल 150,000। लिन शाओया बताने लगते हैं कि मेरे सीनियर ब्रदर की जो कॉम्बैट पावर है वो पहुंच चुकी है 500,000 पर। जहाँ पर तभी एक बंदा ये कहने लगता है कि शाओयुन लिस्ट में ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा। लेकिन शाओयुन तो फाइट करते करते पहुंच चुका होता है लिस्ट में नंबर 50 पर। इसके तुरंत ही बाद फिर शाओयुन ने चैलेंज कर दिया होता है नंबर 10 वाले बंदे को, जिसके साथ में अब जैसे यहाँ पर लिन शाओया की फाइट स्टार्ट हो गई थी तो शाओयुन ने उसके ऊपर एक बहुत ही जोरदार का पंच हिट कर दिया था और उससे ये भी कह दिया था कि चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर उड़ा कैसे जाता है। जिसको हराने के बाद अब शाओयुन पहुंच चुका होता है लिस्ट में 100 से 10th पर। जो चीज देखने में सभी के लिए एकदम ही शॉकिंग थी, क्योंकि कुछ देर पहले जो बंदा नंबर 100 पे था अब वो आ चुका है टॉप 10 की लिस्ट में। और अपने सीनियर ब्रदर की तरक्की को देखकर लिन शाओया काफी ज्यादा खुश होने लगी थी और ये कहने लगती है कि सच में अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिसके बाद अब शाओयुन के सामने आ जाता है एक शाओली नाम का बंदा। तो शाओयुन उससे कहने लगता है कि मुझे दिखाओ जरा कि तुम्हारी सबसे अच्छी कॉम्बैट पावर कौन सी है। इसको हराने के लिए शाओयुन ने तुरंत ही अपने पावर लेवल को बढ़ाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद फिर वो शाओली नाम का बंदा जैसे ही टकराने के लिए जाता है शाओयुन से तो फिर हम ये देख पाते हैं कि शाओयुन की कॉम्बैट पावर पहुंच चुकी है 600,000 पर, जो चीज सच में काबिल तारीफ होती है क्योंकि शाओयुन ने उस बंदे को केवल एक ही अटैक के साथ में हरा दिया था। ये नजारा देखकर बाहर खड़े हुए सभी के सभी बंदे चौंक जाते हैं, क्योंकि उसने जिस शाओली नाम के बंदे को हराया था वो एक्चुअली में होता है 3rd प्लेस पर। ये नजारे देखकर तो बाकी की लिस्ट वालों की सांसें ही अटक गई थी। कुछ बंदे तो ये कहने लगते हैं कि आखिर किसी के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है कि वो केवल एक ही दिन के अंदर लिस्ट में इतनी ज्यादा ऊंचाई तक चला जाए। जिसके बाद अब शाओयुन के सामने आ चुका होता है एक लॉन्ग हाउ नाम का बंदा, जिसकी एक्चुअल कॉम्बैट पावर होती है 600,000। और वो ये चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर इतनी हिम्मत किस में आ गई मुझे चैलेंज करने की। शाओयुन उससे कहने लगता है कि तुम मुझे जरा से घमंड
मंडी नजर आते हो, जिसके तुरंत ही बाद अब लॉन्ग हाउ जैसे ही अटैक करने के लिए चला जाता है शाओ यून के ऊपर, फिर शाओ यून भी यहाँ पर अपने एक बहुत ही खास स्किल को यूज करने लगता है जिसको कहते हैं घोस्टली लेपर्ड, जिसकी वजह से शाओ यून की बॉडी से इतनी ज्यादा खतरनाक वेव्स निकलने लगती हैं कि उसके सामने तो लॉन्ग हाउ खड़ा भी नहीं रह पाता। लॉन्ग हाउ को हराने के बाद शाओ यून ने डायरेक्टली चैलेंज कर दिया होता है नंबर 1 प्लेस वाले बंदे को। बाहर खड़े हुए लोग ये कहने लगते हैं कि अब तो उसने चैलेंज कर दिया है नंबर 1 की पोजीशन को। अब देखना यह है कि क्या ये बंदा सिस्टर जीशी को हरा पाएगा। सिस्टर जीशी के बारे में लिन शाओया को पता नहीं होता तो उसके पास वाले बंदे उसे ये बताने लगते हैं, क्या तुम वाकई में हमारे इस केओस होली एम्पायर की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन को नहीं जानती हो, जिसने अपनी छोटी सी यंग एज में अपने इतने बड़ी सुपर स्टारडम को बना लिया कि वो पहुंच चुकी है इस लिस्ट के नंबर 1 प्लेस पर। इसकी एक्चुअल कॉम्बैट पावर है 750,000। इसलिए यहाँ पर सभी लोगों को यही लग रहा था कि शाओ यून किसी भी हाल में उस लड़की को तो नहीं हरा पाएगा। इसकी कॉम्बैट पावर इतनी ज्यादा हो आखिर उसको कैसे ही हराया जा सकता है। लिन शाओया कहने लगती है कि अगर ये बात सच है तो इसकी वजह से मेरे सीनियर ब्रदर तो इस बार बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं। जिस मोमेंट पर हम तभी वहाँ पर आता हुआ देख पाते हैं सिस्टर जीशी को, जिसने जैसे यहाँ की लिस्ट को देखा था वो भी थोड़ी सी शॉक हो गई थी। कुछ लोग तो इसके बारे में बात करने लगते हैं कि क्या होगा अगर सिस्टर जीशी ही हार जाए या फिर वो अपने प्रॉमिस को रख पाएगी। तभी हमें टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं शाओ यून के सामने जीशी को, जो कि ये कहने लगते हैं कि अगर इस पूरे के पूरे केओस होली एम्पायर में कोई भी मेरे क्लोन को हरा देता है तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बन जाऊंगी उसी की ही फॉलोवर। जिसके बारे में सोचते हुए शाओ यून ये कहने लगता है कि क्या इस लड़की को इस बात का डर नहीं है कि मेरे जैसे बंदे ने अगर इसको हरा दिया तो इसे मेरा गुलाम बनना होगा। लेकिन चलो जो भी हो देखते हैं आखिर इसके साथ में फाइटिंग कितनी इंटरेस्टिंग होगी। इसके तुरंत बाद अब जीशी अटैक करने के लिए आने लगती है शाओ यून के ऊपर, जो कि यूज कर रही होती है आइस स्वॉर्ड ताइची डिवाइन स्वॉर्ड को, जिसके अटैक को रोकने के लिए शाओ यून अपने सामने बना लेता है एक एनर्जी शील्ड को। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि वाकई में शाओ यून की कॉम्बैट पावर इस लड़की के सामने कमजोर पड़ने लगी थी, क्योंकि जीशी की जो एक्चुअल कॉम्बैट पावर होती है वो पहुंच चुकी थी 800,000 पर। इसकी वजह से उसने अपने स्वॉर्ड अटैक से शाओ यून के शील्ड को ही ब्रेक कर दिया था। जीशी कहने लगती है कि देखो अगले अटैक में मैं तुम्हारे ऊपर जरा सी भी दया नहीं दिखाऊंगी। तो शाओ यून तुरंत अपने सिस्टम से कहता है कि जल्दी से मेरी कॉम्बैट पावर को बढ़ा दो। इसको जैसे ही शाओ यून करने लगता है उसी मोमेंट पर सिस्टर जीशी ने अटैक भी कर दिया था। लेकिन इस अटैक का बुरा इफेक्ट पड़ता है शाओ यून के ही ऊपर, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर उसकी कॉम्बैट पावर बड़ी ही नहीं थी। तभी शाओ यून को अपने मास्टर की कही गई बात याद आ जाती है। उन्होंने उससे कहा था कि तुम मैक्सिमम अपनी कॉम्बैट पावर में पहुंच पाओगे 700,000 पर, इससे ज्यादा आगे तुम्हारी बॉडी पहुंच ही नहीं पाएगी। शाओ यून कहने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मेरी भी कुछ बॉडी लिमिट्स है, लेकिन क्या हुआ अगर मैं अपनी कॉम्बैट पावर को नहीं बढ़ा सकता, फिर भी मैं इतनी ताकत को रखता हूँ कि मैं तुम्हें जरूर से हरा ही दूंगा। जिस मोमेंट पर उसने जैसे अटैक किया होता है तो फिर सिस्टर जीशी ने भी अटैक कर दिया होता है आइस स्वॉर्ड रेन टेक्निक से, जैसे कि काफी सारी स्वॉर्ड्स हिट होने को जाने लगती है शाओ यून से। शाओ यून ने अपने आप को बचाने के लिए बना लिया होता है एक स्पिरिचुअल बैल को, जिस बैल को जीशी ने तोड़ दिया था। तो फिर शाओ यून तुरंत ही अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक को हिट कर देता है जीशी से, जहाँ पर वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए जीशी को नीचे गिरा ही देता है। और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।